नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगुलैरिटी क्या होती है और हम लोगों ने आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज, यानी कि सिंगुलैरिटीज हमारी कितने प्रकार की होंगी। तो चलिए मानते हैं कि एक हमारा डोमेन दिया हुआ है, ये मान लीजिए डोमेन डी दिया हुआ है और फंक्शन यहां पे हर जगह एनालिटिक है। मान लीजिए कोई एफजेड फंक्शन है, वो हमारा हर जगह यहाँ पे एनालिटिक है, यहाँ पे हर जगह एनालिटिक है। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे कि लेट एफजेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन आ डोमेन डी। यानी कि हमारा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में। अब एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारा जो ये डोमेन डी है, इसमें एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है z इक्वल टू जेड नॉट। यानी कि जेड नॉट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। यानी कि जेड नॉट हमारा क्या हुआ, एक सिंगुलैरिटी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए ये हमारा फंक्शन एफ जेड है और जेड नॉट पॉइंट को अगर फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, डिफाइंड नहीं है, यहां पे डिफाइंड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यहां ये जो जेड नॉट पॉइंट है, इसको अगर फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। यानी कि एक ऐसा सिंगुलैरिटी यहां पे आ रही है पूरे डोमेन में, यानी कि एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू जेड नॉट, जिसको अगर फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। तो यानी कि इस डोमेन में सब तो अच्छा था, बस एक पॉइंट आ गया जिसकी वजह से ये हमारा इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो हम लिखेंगे कि लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन आर डोमेन डी एक्सेप्ट at the point z इक्वल टू जेड नॉट। यानी कि सिवाय एक पॉइंट को छोड़ के z इक्वल टू जेड नॉट फंक्शन हमारा पूरे डोमेन में एनालिटिक है। अब क्या करेंगे कि एक इसका डिलीटेड नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन एनालिटिक होगा। किसका डिलीटेड नेबरहुड, जेड नॉट का। क्योंकि अगर जेड नॉट का नेबरहुड लें और उसमें जेड नॉट पॉइंट होगा तो कोई हमारा पर्पस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फंक्शन जेड नॉट पे डिफाइंड है ही नहीं। यानी कि हम कहेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट आ डिलीटेड नेबरहुड of z equal to z naught, then there exists a deleted neighborhood of z equal to z naught। वो क्या हमारा, z minus z naught less than capital R greater than 0, in which fz is analytic। यानी कि एक डिलीटेड नेबरहुड होगा जेड नॉट का जहां पे फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक होगा। यानी कि अगर इसको समझे, ये जो जेड नॉट पॉइंट है इसको यहां से उठा के यहां पे हम लोग लाते हैं। यानी कि ये जेड नॉट पॉइंट है, ये जेड नॉट पॉइंट है। अब जेड नॉट का हमने नेबरहुड लिया, ये हमने जेड नॉट का नेबरहुड लिया और हम लोग ले रहे हैं डिलीटेड नेबरहुड। यानी कि सारे पॉइंट्स तो होंगे, यानी कि जो जेड नॉट का नेबरहुड है उसमें सारे पॉइंट्स तो होंगे, मगर ये जो जेड नॉट पॉइंट है ये नहीं होगा इसमें। यानी कि ये जो जेड नॉट पॉइंट था इसको हम लोग यहां से हटा दे रहे हैं। यानी कि अगर माने अगर जेड नॉट पॉइंट यहां पे है ये, तो हमने ऐसा किया कि सारे पॉइंट है एक्सक्लूडिंग जेड नॉट। यानी कि ये जेड नॉट पॉइंट नहीं है और सारे पॉइंट्स हैं। यानी कि जो डिलीटेड नेबरहुड लिया हमने जेड नॉट का, फंक्शन उसमें हर जगह एनालिटिक है, ये आप देख सकते हैं। और यहां पे रेडियस कितना है, आर।
तो हम कह सकते हैं कि इन दी एनेलुअस, यानी कि इन दी एनेलुअस, एनेलुअस मतलब कि ये जो रिंग शेप्ड रीजन बना, यानी कि Z0 पॉइंट को हटा के, और ये जो हमारा ये नेबरहुड का ये एक रिंग शेप रीजन हुआ है जहां पे फंक्शन हमारा हर जगह एनालिटिक है। तो अब वही हम लिख रहे हैं कि इन दी एनेलुअस 0 से ग्रेटर देन Z माइनस Z0 कैपिटल R लेस देन कैपिटल R फंक्शन द लॉरेंट एक्सपेंशन इन दी एनेलुअस 0 से Z माइनस Z0 लेस देन R दी Lorentz expansion of fz is, अब हम लोगों ने लॉरेंट सीरीज पढ़ी हुई है। इन शॉर्ट में आपको लॉरेंट सीरीज अगर हम लोग लिखें तो वो होती है कि fz इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट an z माइनस Z0 की होल पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn z माइनस Z0 की होल पावर माइनस n। यानी कि हमारा फंक्शन ये जो रिंग शेप रीजन है वहां पे एनालिटिक है, तो हम लोगों ने लॉरेंट एक्सपेंशन किया fz का, और लॉरेंट एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं ये होता है। अगर आपको लॉरेंट एक्सपेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर आई बटन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उसको एक बार जरूर देखें। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपली एक्सपेंड करते हैं हम लोग। जब n की वैल्यू 0 होगी तो a0, अब z माइनस Z0 पे की होल पावर 0 यानी कि 1, तो a0 फिर 1 पुट करेंगे तो a1 z माइनस Z0 a2 z माइनस Z0 का होल स्क्वायर, और ऐसे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ये कर्ली ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं। अब इधर आ जाते हैं इस पे। अब यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि b1 z माइनस Z0 2 पुट करेंगे तो b2 z माइनस Z0 का होल स्क्वायर, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक ये भी जा रहा है। मगर अगर आप इसको देखें, यानी कि ये जो रेगुलर पार्ट है फंक्शन fz को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर हम ये जो Z0 पॉइंट है इसको अगर हम fz में पुट कर रहे हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, a0 वैल्यू आएगी, और ये सब पूरा हो जाएगा 0। यानी कि फंक्शन को इस हिस्से से प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप ये वाला पार्ट देखें, ये b1 से, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग Z0 पॉइंट पुट करेंगे, z की जगह अगर Z0 करेंगे तो ये हो जाएगा b1 अपॉन 0, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। अब अगर यहां पे भी पुट करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि हमारे फंक्शन को किस हिस्से से प्रॉब्लम हो रही है, ये वाले हिस्से से, और ये हिस्से को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसको, प्रिंसिपल पार्ट। यानी कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोगों का डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहां पे देखेंगे कि z माइनस Z0 की जो निगेटिव पावर्स हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में, और जैसे ही हम लोग Z0 पॉइंट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि फंक्शन यहां पे डिफाइंड हो ही नहीं रहा है। किस हिस्से में, यहां पे। तो हम कह सकते हैं कि द टर्म, कौन सा टर्म, समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn z माइनस Z0 की होल पावर n ऑफ द लॉरेंट्स सीरीज is called ये जो टर्म होता है, यानी कि जो समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, यानी कि ये जो सारे टर्म्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स, इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। यानी कि द टर्म समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn z माइनस Z0 की होल पावर n, जो कि डिनोमिनेटर में है,
of the Lorentz series is called the principal part of fz at z equal to z naught, at z equal to z naught। यानी कि ये z इक्वल टू z नॉट पे fz का जो प्रिंसिपल पार्ट है वो क्या है, समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। ये सारी भूमिका बनाने का सिस्टम आया है। अब इसी से हम लोग पहचानेंगे कि टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी क्या है। अब यानी कि आप यहां पे देखिए जो प्रिंसिपल पार्ट है ये, इसी से हम लोग जानेंगे कि हमारी सिंगुलैरिटी कितनी होंगी। यानी कि अगर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो प्रिंसिपल पार्ट है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो, यानी कि अनंत टर्म्स हो। ये भी हो सकता है कि एक भी टर्म ना हो, प्रिंसिपल पार्ट हो ही ना, बिल्कुल गायब ही हो जाए। या ये भी हो सकता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो यानी कि अगर हम पॉसिबिलिटीज लिखें यहां पे कि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz, यानी कि जो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz है इसकी तीन संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहली कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल पार्ट है वो b1 z माइनस z नॉट, b2 z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर, b3 z माइनस z नॉट का होल क्यूब, चलता चला जाए इनफाइनाइट तक। अब ये भी हो सकती है एक संभावना इसमें कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। यानी कि अगर आप देखें कि b1 z माइनस z नॉट, b2 z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर और चलता चला जाए एक फाइनाइट टर्म्स, यानी कि bn z माइनस z नॉट की होल पावर m, यानी कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो ही ना, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, मान लीजिए कि m टर्म्स हो। और एक तीसरी संभावना भी हो सकती है इसमें कि एक भी टर्म ना हो, यानी कि नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो b1 b2 b3 b4 यानी कि ये सारे जीरो हो जाएं। डेट इज अगर हम कहें कि bn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, यानी कि जितने भी n है सबके लिए bn क्या हो जाए, सारे कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो प्रिंसिपल पार्ट हमारा बचेगा ही नहीं। तो इसी से हम लोग अब जानेंगे कि अगर हमारे जो प्रिंसिपल पार्ट है इसमें अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, यानी कि अनंत टर्म्स हो, तो यहां पे जो हमारी जो सिंगुलैरिटी कहलाएगी वो कहलाएगी बच्चों आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। यानी कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमारी जो सिंगुलैरिटी होगी वो होगी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। और अगर हमारे प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि गिनने लायक टर्म्स हैं, मान लीजिए 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, यानी कि एक फाइनाइट संख्या हो, तो वहां पे हमारी जो सिंगुलैरिटी होगी वो होगी पोल। कौन सी सिंगुलैरिटी होगी? पोल। और अगर हमारे प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म ना हो, यानी कि कोई भी प्रिंसिपल पार्ट में टर्म हो ही ना, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट पूरा पूरा गायब है, तो वहां पे सिंगुलैरिटी होगी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो ये हम लोगों ने जाना कि हमारी टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी से कि हमारी सिंगुलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल पार्ट में। अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स है तो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो सिंगुलैरिटी हमारी पोल होगी, और अगर कोई भी टर्म नहीं है प्रिंसिपल पार्ट में तो हमारी सिंगुलैरिटी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी तो पढ़ी,
ये हम लोगों ने एक ब्रीफ वे में जाना। अब चलिए हम लोग, बोर्ड छोटा है तो रब करके सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो चलिए अब हम लोग डिटेल वे में बात करते हैं आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी के बारे में कि ये क्या कह रही है कि इफ देयर आर infinite number of terms in the principal part of fz at z equal to z naught, देन, यानी कि जो मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो हमारी जो सिंगुलैरिटी होती है वो होती है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो वो यही कह रही है स्टेटमेंट कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, जो कि कौन से पॉइंट पे, z इक्वल टू जेड नॉट पे, तो हम कह सकते हैं कि देन जेड नॉट इज called an isolated essential singularity of fz। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख भी लेते हैं कि अगर हम लोग लॉरेंट एक्सपेंशन के हिसाब से देखें तो समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट an z माइनस जेड नॉट की होल पावर n, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था। मगर जो प्रिंसिपल पार्ट है यानी कि b1 z माइनस जेड नॉट, b2 z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, b3 z माइनस जेड नॉट की होल क्यूब, और ऐसे चलते 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 इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो ये हमारा कहलाता है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये जो प्रिंसिपल पार्ट है यानी कि जो z की नेगेटिव पावर्स हैं वो अगर इनफाइनाइट टर्म्स में हो तो हमारी सिंगुलैरिटी कौन सी होती है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप लोग साइन का एक्सपेंशन जानते हैं, क्या होता है कि जो साइन x होता है वो होता है हमारा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस फिर माइनस, यानी ऑल्टरनेट में प्लस माइनस और कितनी ऑड पावर्स। तो ठीक है, वैसे ही हम लोग साइन 1/z को एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा हमारा 1/z, क्योंकि x की जगह हमारा क्या है 1/z, माइनस 1/z क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z की पावर 5 फैक्टोरियल माइनस 1/z की पावर 7 फैक्टोरियल और प्लस ऐसे चलता चला जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यानी कि प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, यानी कि वो फंक्शन का पार्ट जिसमें z की नेगेटिव पावर है। तो आप देखें कि ये z की यहां पे नेगेटिव पावर है, यहां पे भी नेगेटिव पावर, यहां पे भी नेगेटिव पावर, यानी कि ये सब हमारा क्या है, प्रिंसिपल पार्ट। क्या है, प्रिंसिपल पार्ट। और ये जो प्रिंसिपल पार्ट है इसमें कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, क्योंकि z की पावर 1 3 5 7 9 11 13 15 बहुत चलता चला जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अब एक कौन सा पॉइंट है जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो आप ध्यान से देखें कि जहां पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो पॉइंट हमारा कहलाएगा सिंगुलैरिटी, यानी कि वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो z इक्वल टू 0, यानी कि जब हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, यानी कि z इक्वल टू 0,
वो पॉइंट है जिसको अगर हम लोग फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, डिफाइंड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड यानी कि साइन 1/z हैज एन isolated essential singularity at z इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जिसको अगर फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, एनालिटिक नहीं है। आप यहां पे देखिए प्रिंसिपल पार्ट में, तो यानी कि साइन 1/z के पास जो सिंगुलैरिटी है वो है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। कैसे पता चला? क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। प्रिंसिपल पार्ट क्या है? जहां पे z की नेगेटिव पावर्स हैं, और वो पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो है z इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कर देते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 सेम एज इट इज लेते हैं हम लोग, ठीक है। साइन 1 z। अब आप यहां पे देखिए, तो यहां पे हमारा फंक्शन की फिर से सिंगुलरिटी कौन सी होगी? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और सिंगुलर पॉइंट अब की क्या होगा? वो होगा हमारा सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 1। क्योंकि अगर आप जो एफ जेड है इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 1/1 - z माइनस 1/1 - z 3 फैक्टोरियल प्लस यहां पे पावर कितनी आ जाएगी? 3 1 - z की होल पावर 5 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता चला जाएगा। तो यानी कि जो प्रिंसिपल पार्ट कौन सा हुआ? यानी कि z की नेगेटिव पावर्स। तो ये सारा क्या है? हमारा प्रिंसिपल पार्ट। तो हमारी सिंगुलरिटी कौन सी हो गई? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है? तो अब की z इक्वल टू 0 से हमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप 0 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मगर जब आप z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन यहां पे डिफाइंड नहीं होगा। तो हमारा z इक्वल टू 1 क्या है? आपकी वो पॉइंट है जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 1/1 - z हैज एन isolated essential singularity at z इक्वल टू 1। यानी कि जब आप z इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन में अगर यहां पे अगर 1 पुट कर देंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसी रिलेटेड एक और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। आपकी हमारा जो फंक्शन है वो है e की पावर 1/z, e की पावर 1/z। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। हम लोगों को एक्सपोनेंशियल, जैसे साइन का एक्सपेंशन होता है वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे e की पावर x है तो 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता चला जाता है। तो वही यहां पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/z 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/z का होल स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/z की होल की पावर क्यूब 1/3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता 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 इनफाइनाइट तक। तो आप देखें कि जो e की पावर 1/z है, इस यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब एक्सपेंड किया तो यानी कि जो प्रिंसिपल पार्ट, यानी कि कौन सा हिस्सा जहां पे z की नेगेटिव पावर है, तो यहां पे तो नहीं है, ये जो है यहां से ये हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल पार्ट। और आप देखें कि ये जो प्रिंसिपल पार्ट है इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि बहुत होंगे, 1/z की पावर 5, 1/z की पावर 6, ऐसे चलता चला जाएगा। और कौन सा पॉइंट है जिसको पुट करने पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो पा रहा है? वो है 0। यानी कि जब यहां पे z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, डिफाइंड ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि, यानी कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1/z की होल पावर n
1/n फैक्टोरियल। ठीक है, इन जनरल आपने ऐसे लिख दिया। तो कह सकते हैं कि e की पावर 1/z, इसके पास भी जो सिंगुलैरिटी है वो भी कौन सी होगी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, हैज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। चेक करने का क्या तरीका है, आप सीधे जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद देखा कि प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है, यानी कि वो हिस्सा जहां पे z की नेगेटिव पावर है, तो वो यहां से है। अब आप देखिए कितने टर्म्स हैं, आप देखिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तुम लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो गई कि हमारी ये सिंगुलैरिटी कौन सी होगी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी एट कौन से पॉइंट पे, यानी कि z इक्वल टू 0 पॉइंट जब आप देखेंगे पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो z इक्वल टू 0। अब इसी से मिलता जुलता एक और हम लोग लेते हैं, अगर एग्जाम्पल नंबर 4 कि एफ जेड इक्वल टू ई की पावर z जो है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी सिंगुलैरिटी क्या होगी और किस पॉइंट पे होगी। तो हम लोगों को एक चीज अभी हम बता देते हैं आपको एज अ रिजल्ट, कि जो नेचर होता है सिंगुलैरिटी का, नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी, नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ, यानी कि अगर कोई फंक्शन है एफ जेड, नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई जो सिंगुलैरिटी का जो नेचर z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होगा एफ जेड के लिए, वो हमारा किसके सिमिलर होगा, f1/z एट z इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि वही फंक्शन का अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो सिंगुलैरिटी का नेचर z इक्वल टू इनफाइनाइट पे वही होगा जो z इक्वल टू 0 पे है। यानी कि जो नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी एफ जेड का z इक्वल टू 0 पे है, वही नेचर होगा z इक्वल टू इनफाइनाइट पे f1/z के लिए। यानी कि नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 0 एंड एट z इक्वल टू इनफाइनाइट आर सेम। तो इसी चीज का हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे इसमें, कि अगर आपको इस फंक्शन की आपको सिंगुलैरिटी बतानी है कि कौन क्या नेचर है, तो आप एक काम करिए, f1/z कर दीजिए। तो जब आप f1/z करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 1/z, और आपने देखा कि e की पावर 1/z जो है ये है हमारी हैज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू 0 पे f1/z यानी कि e की पावर 1/z के पास कौन सी सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो जो fz होगा यानी कि e की पावर z, उसके पास भी यही सिंगुलैरिटी होगी, हैज एन यहां पे स्पेलिंग थोड़ी सी वो है गई है, आइसोलेटेड, फिर से क्या गलती कर रहे हैं, रुकिए फिर से हम लिख देते हैं इसको, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी e की पावर z के पास भी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, और अब कौन से पॉइंट पे होगी, एट z इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये हम लोगों ने आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी को बहुत 4 एग्जांपल किए, उससे समझा कि हमारी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है। यानी कि वो सिंगुलैरिटी को अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होना है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब मैं रब करके आपको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बताता हूं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, यानी कि अभी हम लोगों ने एफ जेड का एक्सपेंशन देखा जो कि था समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट an z माइनस z नॉट की होल पावर n प्लस b1 z माइनस z नॉट, b2 z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर, b3 z माइनस z नॉट का होल क्यूब, और ऐसे चलता चला जा रहा था। ये हम लोगों ने देखा। अगर ये जो प्रिंसिपल पार्ट है यानी कि वो फंक्शन का हिस्सा जहां पे z की नेगेटिव पावर है,
अगर ये पूरा जीरो हो जाए, यानी कि ये जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं B1 B2 B3 B4, ये सब अगर जीरो हो जाए तो प्रिंसिपल पार्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि इफ ऑल द कोफिशिएंट्स Bn आर जीरो, यानी कि जितने भी कोफिशिएंट हैं B1 B2 ये सब क्या हो जाए, जीरो। यानी कि इफ ऑल द कोफिशिएंट Bn आर जीरो, यानी कि डेट इज इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz at z equal to z naught consists of no terms, यानी कि ये पूरा हिस्सा ही गायब हो जाए। यानी कि ये पूरा हिस्सा जो है ऐसा हो जाए कि B1 B2 B3 सब जीरो हो जाएंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल पार्ट पूरा गायब हो जाएगा, यानी कि इसकी सिंगुलैरिटी रिमूव हो जाएगी, इसलिए इसका नाम है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। यानी कि इफ ऑल द कोफिशिएंट Bn आर जीरो, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz एट z इक्वल टू z नॉट कंसिस्ट ऑफ नो टर्म्स, देन z नॉट is called removable singularity of fz, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही थी प्रिंसिपल पार्ट से, और हम लोगों ने क्या देखा कि जब उसके कोफिशिएंट यानी कि B1 B2 ये अगर सब जीरो हो जाए, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट पूरा चला जाए, तो उस पॉइंट पे जो हमारी सिंगुलैरिटी होगी वो होगी हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। यानी कि कहने का मतलब है कि आप खुद नाम से देखिए कि रिमूवेबल, यानी कि ये इस प्रकार की सिंगुलैरिटी है जिसको अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो सिंगुलैरिटी अपने आप रिमूव हो जाएगी। जैसे कि अगर हम देखें कि एग्जाम्पल दिया हो साइन z माइनस वन, ये तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यानी कि fz, तो ये हुआ हमारा साइन z माइनस वन। एक काम करते हैं, 1/z माइनस वन को एज इट इज, और ये जो साइन z माइनस वन है इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। अगर आप ऐसे देखें तो इस फंक्शन में जो, यानी कि ये जो फंक्शन है ये कौन से पॉइंट पे हमारा एनालिटिक नहीं है, यानी कि सिंगुलर पॉइंट क्या है, तो वो सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू वन। यानी कि अगर आप यहां पे 1 पुट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0, यानी कि साइन 0/0, तो ये तो हमारा 0 हो गया, और यहां पे क्या हो गया, फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिफाइंड नहीं है। कौन से पॉइंट पे, z इक्वल टू वन पे, तो z इक्वल टू वन क्या हुआ, हमारा एक सिंगुलैरिटी हुई। अब अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं तो देखते हैं इसकी सिंगुलैरिटी हम लोग हटा पाते हैं कि नहीं। तो 1/z माइनस वन, साइन का हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं, यानी कि z माइनस वन माइनस z माइनस वन का होल क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस वन की होल पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस z माइनस वन की होल पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब ये जो 1/z माइनस वन है इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा z माइनस वन का होल स्क्वायर 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस वन की पावर होल पावर 4 5 फैक्टोरियल माइनस z माइनस वन होल पावर 6 7 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता चला जा रहा है। तो आप देखें क्या ये जो फंक्शन है साइन z माइनस वन/z माइनस वन, क्या इसमें हमारा कोई प्रिंसिपल पार्ट है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है z की,
और अगर आप z इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो फंक्शन हमारा एक फाइनाइट वैल्यू देगा, वो होगा 1, और ये सारे टर्म्स हो जाएंगे 0। तो यानी कि जो सिंगुलैरिटी यहाँ पे z इक्वल टू 1 थी, वो अब यहाँ पे आके रिमूव हो चुकी है। यानी कि कह सकते हैं कि साइन z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 हैज रिमूवेबल singularity at z equal to 1। क्यों? Because there is no negative powers of z माइनस 1। यानी कि z माइनस 1 की कोई भी नेगेटिव पावर एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। यहां पे हमारी सिंगुलैरिटी क्या है? z इक्वल टू 1 है सिंगुलैरिटी, हम मानते हैं, मगर हमने फंक्शन को जब डिफाइन किया तो वही सिंगुलैरिटी हमारी रिमूव हो गई और उसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो इस प्रकार की जो सिंगुलैरिटी होती है, जिनको फंक्शन को डिफाइन करके रिमूव किया जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो आज हम लोगों ने आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी पढ़ी और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पढ़ी, और पोल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।